गुड मॉर्निंग टू ऑल साइंस। मैं हूं मनोरमा भारद्वाज और आज हम सभी चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत नर्स्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। बेटा नर्स्ट इक्वेशन बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो सीधे सीधे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और अगर नहीं आता है तो खैर कोई बात ही नहीं, बट अगर आता है तो डायरेक्टली 3 मार्क्स और मेजॉरिटी में चांसेस बनते हैं कि अगर इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा तो लगभग मैं कहूँगी 70 से 80% चांसेस हैं कि नर्स्ट इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। नर्स्ट इक्वेशन पर बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि अभी तक आप लोगों ने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर आपको जो है ये कहा गया था कि आप उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंसंट्रेशन को जो है आप यूनिटी मान करके चलते हैं। बट अगर हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो ये ज़रूरी तो नहीं कि हर जो भी आपके पास में सेल है उसकी कंसंट्रेशन 1 ही हो। अगर ऐसा कुछ है कि अगर ऐसी कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसकी कंसंट्रेशन को अगर आप 1 ना मानें तो उस सिचुएशन में आप उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए जो है नर्स्ट इक्वेशन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो फिलहाल मान लीजिए यहाँ पर एक इक्वेशन है, नॉर्मल है कि Mn जो है, यहाँ पर Mn मीन्स मैंगनीज बिल्कुल नहीं है, M जिस पर N पॉजिटिव चार्ज है, अगर आप उसको N इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं तो फिर वो M में कन्वर्ट हो रहा है जो कि सॉलिड फॉर्म में है। तो नर्स्ट इक्वेशन ये कहती है कि उसका अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो प्रैक्टिकली इस चीज़ को फाइंड आउट किया गया इस EMN/M जो है वो E0 मीन्स स्टैंडर्ड कंडीशन पर माइनस RT/NF ln M/Mn पॉजिटिव का कंसंट्रेशन है, ठीक है। जहाँ पर ये वाला जो E है वो स्टैंडर्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो कि किसी भी कंसंट्रेशन पर हो सकता है। जबकि अगर हम लोग E0 की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जिसको कि आप 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगी। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो M जो है जो कि सॉलिड स्टेट में है, तो हम लोग जानते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड M जो है वो 1 होगी, क्योंकि ये आपको इक्विलिब्रियम में क्लास 11th में आपको ये चीज़ बाकायदा ड्राइव करके दिखाई गई थी कि उसको कांस्टेंट मानते हैं जिसको 1 कंसीडर कर लिया जाता है। खैर, तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो पूरा जो ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसमें आपने क्या किया है, कंसंट्रेशन ऑफ M जो होगा उसको आपने 1 पुट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर R जो है वो गैस कांस्टेंट होगा, जिसकी वैल्यू आप सभी को पता है। F जो है वो फैराडे कांस्टेंट होगा जिसकी वैल्यू 96487 कूलाम मोल इनवर्स है, जिसको अप्रॉक्सीमेटली अधिकतर 99% टाइम्स हम 96500 कूलाम मोल इनवर्स जो है न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे, इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। T जो है वो टेम्परेचर है और N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर ये तो हो गया इन जनरल, लेकिन हम लोग सबसे पहले यहाँ पर डैनियल सेल की बात करेंगे, जहाँ पर हम लोगों ने आपको एग्जाम्पल दिया है कि कॉपर और जिंक और कॉपर का आपके पास में एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं, आप लोगों को इस सेल के बारे में पहले से पता है, इसलिए मैं सीधे सीधे डेरिवेशन पर आती हूँ, ठीक है। हम लोग कैथोड की बात करेंगे तो जो हमने नर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। मैंने डायरेक्टली लिखा है ECU डबल पॉजिटिव CU इज इक्वल टू E0 माइनस RT। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल्ड जो होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं CU डबल पॉजिटिव या CU डबल पॉजिटिव अगर आप लोग चाहें तो CU डबल पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है CU में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिखा है। एलन होना चाहिए CU/CU डबल पॉजिटिव, तो CU की वैल्यू को हमने डायरेक्टली 1 लिखा है। मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से हम जिंक की बात करेंगे तो जिंक जो है वो Zn डबल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम आपको 11th क्लास में बेटा पढ़ा चुके हैं कि हम लोग जो है जो पोटेंशियल जो हमने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बताई थी तो वहाँ पर हमने आपको बताया था, वहाँ पर आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब आप निकालते हैं तो वहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल यूज़ किया जाता है। तो हम इस इक्वेशन को भी रिवर्स कर देंगे, तो Zn डबल पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट हो रहे हैं Zn में। खैर, ये सारी चीज़ें हमारे काम की चीज़ नहीं है, बट फिलहाल आप यहाँ पर देखेंगे तो हमने सिमिलरली इसी तरीके से लिख दिया। अब हम अगर सेल पोटेंशियल की बात करेंगे तो ई सेल जो होगा वो ई कैथोड माइनस ई एनोड होगा। वैल्यूज़ को हमने पुट किया कि ई सेल जो होगा वो CU डबल पॉजिटिव वाले में से मतलब कॉपर वाला जो है उसमें से जिंक को माइनस करना है। आपने जस्ट सिंपली वैल्यूज़ को पुट किया है, कॉपर वाली को और जिंक वाली को हमने पुट किया। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो बेटा देखेंगे यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर माइनस है, लेकिन क्योंकि हम लोग माइनस कर रहे हैं इसलिए माइनस माइनस जो है वो प्लस हो रहा है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये चीज़, जब तक आप लोग अपने हाथ से नहीं करेंगे तब तक आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिलहाल हमने यहाँ पर
ई नॉट कॉपर माइनस ई नॉट जिंक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। हमने माइनस आर टी अपॉन 2F जो है वो कॉमन ले लिया है। अगर हमने कॉमन लिया है तो Ln 1 अपॉन सी यू डबल पॉजिटिव, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पर माइनस Ln 1 अपॉन Zn डबल पॉजिटिव की कंसनट्रेशन आपके पास में बचेगी। अब हम लोग जानते हैं कि अगर हम इस जिंक को, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, इस चीज़ को मैंने मेंशन नहीं किया है, अगर हम इस जिंक को Zn डबल पॉजिटिव को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और उस -1 को जब पावर को हम लोग आगे लेके आएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। लॉग्स के रूल सभी लोगों ने पढ़ रखे हैं, और अगर नहीं याद है तो अपनी 11th क्लास की कॉपी को थोड़ा सा खोल करके देखिएगा, ठीक। अब क्योंकि यहाँ पर प्लस में है तो हम लोग जानते हैं कि अगर लॉग की वैल्यू प्लस में है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो Zn डबल पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन सी यू डबल पॉजिटिव, तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास आ जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन 2F Ln Zn डबल पॉजिटिव अपॉन सी यू डबल पॉजिटिव। हम लोग जानते हैं कि Ln मीन्स बेस में यहाँ पर ई है, और लॉग के बेस में अगर ई है और हमें उसमें बेस में 10 यूज़ करना है तो हम लोग Ln को लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसका मल्टीप्लाई हमें करना पड़ता है 2.303 से, तो हमने इसको ये कर दिया। अब हमें आर की, टी की और एफ़ की वैल्यूज़ सभी को पता है, उनकी वैल्यूज़ को जब हमने पुट किया तो हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेशन करके पाया कि हमारे पास 0.059 अपॉन 2 आएगा, ठीक है। 2 हम लोगों ने, बेटा अगर हम लोग चाहते तो 2 को भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे, बट उसको क्यों नहीं कैलकुलेट किया आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा। जब यहाँ पर ये चीज़ आई तो एक जनरल इक्वेशन आप लोगों के लिए उठा ली गई कि भाई ए प्लस बी भी कन्वर्ट हो रहा है सी सी प्लस डी डी में, जहाँ पर एन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। या फिर अगर आप लोगों को याद हो तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब होता है तो इलेक्ट्रॉन्स को बराबर किया जाता है, देन इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल किया जाता है, तो ये वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल्ड है, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन से ऐसा कह सकते हैं कि एक जनरल इक्वेशन के लिए आप किस तरीके से लिखेंगे कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन। तो यहाँ पर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल्ड है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं किया था, जिससे कि मैं आपको कंपैरिजन करके दिखा पाऊँ। लॉग क्यू सी आप लोगों को पता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम क्लास 11th में आप लोग ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो क्यू सी को आप लोगों ने इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग खोल दिया है, सी की पावर सी, डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए, बी की पावर बी। और मैं इसको अब इन जनरल जो नॉर्मली मैं यूज़ करूँगी वो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की फॉर्म में ही यूज़ करूँगी। तो मैं जो नॉर्मली यूज़ करूँगी वो ये वाली चीज़ जो है वो यूज़ करूँगी, ठीक है। तो जस्ट सिंपली ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, जहाँ पर अब इस चीज़ को मेंशन कीजिए कि वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसल्ड इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होते हैं, एन को आप उस चीज़ से डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। इस पर बेस्ड बेटा न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब क्योंकि आप लोगों को एक लाइन बोलना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले नहीं बोलनी चाहिए थी और अब बोलनी चाहिए। आधे बच्चे तो समझ गए होंगे, बिल्कुल सही। इसका डेरिवेशन हमारे लिए किसी काम का नहीं, अभी तक नहीं आया है, इसलिए हमारे काम की जो चीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ ये है, इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया, कहीं पर कोई भी दिक्कत है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, तब तक इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें। थैंक यू।